One of my favorite line of Richard Feynman is, if you do not love physics, then it's not your fault. You might learn it from a wrong person. तो hey guys, this is अनुभव कुमार एंड वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेक्चर नंबर 2 को। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने मैग्नेटिज्म के पहले सोर्स परमानेंट मैग्नेट को डिस्कस कर लिया था। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग बात कर रहे होंगे कि कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट से जनरेट हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कि कैसे सिर्फ एक सोर्स नहीं है मैग्नेटिज्म का, देयर इज एन अनदर सोर्स दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, लेक्चर नंबर 2 को। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले जाकर उसे देखें और इंजॉय करें लेक्चर नंबर 2 को। तो आज के इस क्लास के पहले टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। हमने विलियम गिलबर्ट, मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस होता है, अर्थ एज ए जायंट मैग्नेट, ये सारी चीजें समझ चुके थे लेक्चर 1 के अंदर। हमने परमानेंट मैग्नेट को पूरी तरह से डिस्कस कर लिया था। आज 1819 से जब ऑरेस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड जहां से आए, ठीक है, वहां से स्टार्ट कर रहे होंगे। सबसे पहले चीजें समझेंगे कि कैसे सबसे पहले ह्यूमन मैनकाइंड के अंदर ये चीज अवेयरनेस डेवलप हुआ, एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट कैसे रिजल्ट किया इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को, जो आज की चीजें हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड, चाहे वो आपका फोन हो, कंप्यूटर हो या बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो, ये सारे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज पे बेस्ड है। इन सारे ही चीजों को हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझेंगे कि कैसे स्टार्टिंग हुआ इन सारी चीजों का। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो एक साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। ईयर था 1819 और 1819 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ही मॉडर्न वर्ल्ड को डिसाइड किया। पूरे मॉडर्न वर्ल्ड में जो भी चीजें हम लोग देखते हैं उसमें 80% ऑफ द थिंग्स, सारे टेक्नोलॉजीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड है, फिर वो आपका फोन हो, नेटवर्क हो या फिर कोई भी चीजें हो। तो ये सब चीजें स्टार्ट कैसे हुई, तो देखिए ऑरेस्टेड ने एक छोटे से एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। एक्सपेरिमेंट छोटा था लेकिन उसका रिजल्ट बहुत बड़ा था। हुआ कुछ यूं कि एक दिन वो अपने टेबल पे वर्क कर रहे थे। अब टेबल पे वर्क करते वक्त वहां पे कुछ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था एक वायर से, और बगल में एक कंपास रखा हुआ था। अचानक से हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड का नजर उस कंपास पे गया कि कंपास में जैसे ही करंट पास हुआ तो डिफ्लेक्शन शो हो रहा था। अभी डिफ्लेक्शन कंपास में शो होने का क्या मतलब था स्टूडेंट्स, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा तो आपको एक बात पता होगा कि एक मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी और मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक मटेरियल को रखा जाए तो वो उसे अपोज, रिपेल या फिर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक मटेरियल हुआ तो अट्रैक्ट करेगा और कोई और मैग्नेट हुआ तो रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सा पोल है। ठीक है, तो इन सब चीजों से एक बात तो क्लियर है कि एक मैग्नेटिक कंपास में एक मैग्नेटिक निडल होता है, और मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि करंट जो है वो कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि एक करंट कैरिंग वायर है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि यहाँ पे एक सर्किट उन्होंने लिया और इस सर्किट में क्या किया उन्होंने कि वायर अरेंजमेंट किया, एक सोर्स ऑफ बैटरी लगा दिया, और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डायरेक्शंस, ठीक है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, और बगल में एक कंपास रख दिया। जैसे ही स्विच को ऑन किया गया वहां पे कंपास में कुछ डिफ्लेक्शन हुआ। ऑरेस्टेड ने फिर से इस एक्सपेरिमेंट को किया और इस बार क्या किया, पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। अच्छा, आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर रेहोस्टैट और सर्किट्स पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट तो मैग्नेटिज्म थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बहुत ज्यादा रिलेटेड है मैग्नेटिज्म से। मैंने आपको पहले भी ये चीजें बताई हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दो डिफरेंट ब्रांचेस नहीं बल्कि एक सिंगल ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक कंपास रखा हुआ है और जैसे ही पोलैरिटी को चेंज किया गया डिफ्लेक्शन भी चेंज हो गया। उन्होंने बार बार इस एक्सपेरिमेंट को किया, पूरे टेबल को क्लियर किया, अलग अलग प्लेसेस पे किया गया, लेकिन हर बार एक रिजल्ट सेम आ रहा था कि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर, यानी एक वायर में करंट अगर कैरी कर रहा है उसके बगल में अगर आप कंपास को रखते हो तो वहां पे डिफ्लेक्शन शो होगा। डीसी करंट होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो इसी चीज को क्या बोला गया कि अब 1819 में पहली बार लोगों को यह बात पता चला कि सिर्फ परमानेंट मैग्नेट ही मैग्नेटिज्म का सोर्स नहीं है, बल्कि हमारे इलेक्ट्रिक करंट से भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन उस टाइम तक ये सब बातें उतनी क्लियर नहीं थी। आगे चल के माइकल फैराडे जैसे साइंटिस्ट लोगों का ह्यूज कंट्रीब्यूशन के बाद ही ये पॉसिबल हो पाया, और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जैसे साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बहुत कुछ दिया। तो हम लोग पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। आप यहाँ पे देख सकते हो और नोट्स बना सकते हो। बिना नोटबुक के क्लासेस को अटेंड करने का ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। आपको 80% ऑफ बेनिफिट तभी होगा जब आप एक नोटबुक लेकर हमारे साथ चीजों को
नोट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। ऐसा किसने कहा, ऑरेस्टेड, और उन्होंने पहली बार एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस चीज को प्रूव किया, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑरेस्टेड का पूरा नाम हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड था, बट यू कैन रिमेंबर ओनली ऑरेस्टेड, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय ए इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से जो चैप्टर का नेम था, हेडिंग था, वो स्टार्ट होता है। और ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा एनसीईआरटी नोटबुक्स के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चीज को कि ऑरेस्टेड ने क्या चीजें की। तो मैंने आपको सिंपल बेसिक चीजें बता दी कि एक सर्किट लेना है और उस सर्किट में क्या चीजें लेनी है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, एक सोर्स ऑफ बैटरी लेना है, या फिर आप करंट बोल सकते हो, एक बैटरी लीजिए, सोर्स ऑफ करंट सेल ले सकते हो, एक रेजिस्टर लेना है, और एक कंपास लेना है, और कंडक्टिंग वायर चाहिए। जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे, आप क्या नोटिस करोगे, कंपास डिफ्लेक्ट कर गया। यानी अगर कंपास कुछ इस तरह से मैग्नेटिक नीडल था तो या इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर गया। अब एक क्वेश्चन है, जैसे ही पोलैरिटी को चेंज किया, डिफ्लेक्शन चेंज हो गया। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, वो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि सर डिफ्लेक्शन किधर होगा, मतलब करंट का डायरेक्शन किस साइड में होगा तो डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा। तो इसी बात को आंसर करता है हमारा नेक्स्ट रूल, जिसको हम लोग कहते हैं स्नो रूल। तो अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज स्नो रूल। स्नो रूल इज बेसिकली अ कोड वर्ड। स्नो जो है वो एक कोड वर्ड है, ठीक है, बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। इस स्नो का मतलब क्या होता है हम लोग समझते हैं। इसका मतलब है साउथ नॉर्थ ओवर वेस्ट, साउथ नॉर्थ ओवर वेस्ट। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सो दिस बेसिकली अ कोड वर्ड कि when current flows from south direction to north direction then the deflection will over the west direction। क्या बताता है हमारा स्नो रूल, आप ध्यान से देखिएगा। मैं अगर यहाँ पे एक वायर बना लूं, ठीक है, ये वायर हो गया और इसमें करंट जा रहा है, इस डायरेक्शन को मैं साउथ दे दूं, इस डायरेक्शन को मैं नॉर्थ दे दूं, और इस साइड में वेस्ट और इस साइड में ईस्ट। तो अगर करंट हमारा साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा, यानी इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, मैं फिर से बना दे रहा हूँ, आप देख सकते हो, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो डिफ्लेक्शन वेस्ट डायरेक्शन की तरफ होगा, यानी मैग्नेटिक नीडल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो इस बात को आप समझ सकते हो, दिस इज बेसिकली स्नो रूल। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लिख दिया है, आप इसे नोट कर सकते हो। व्हेन करंट फ्लोज इन अ सर्किट ए टू बी, जो हमारा ये सर्किट है, देखिए ए से बी की तरफ करंट जब फ्लो करेगा, the north pole of needle gets deflected towards the west, and this basically keyword is snow rule, south north over west। this is one of the simplest rule, आप कहीं पे भी लगा सकते हो। अगर करंट साउथ टू नॉर्थ जाएगा, डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ होगा, अगर नॉर्थ से साउथ आएगा तो डिफ्लेक्शन ईस्ट की तरफ होगा, यानी वाइस वर्सा, ठीक है। तो इसमें आप इसी चीज को फिर से लगा सकते हो, और दोनों में डिफ्लेक्शन को आप जान सकते हो। अगर करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ आए तो डिफ्लेक्शन ईस्ट की तरफ, साउथ से नॉर्थ जाए तो बेसिकली वेस्ट की तरफ। तो आप एक याद रखो, SNOW, साउथ नॉर्थ ओवर वेस्ट, ठीक है। साउथ नॉर्थ ओवर वेस्ट क्या बताता है हम लोग को, स्नो रूल। स्नो रूल किस लिए यूज होता है, क्योंकि ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में जिस डिफ्लेक्शन की बात हो रही है, वो डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, क्या वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जब जाएगा तब वेस्ट की तरफ होगा, ये हम लोग को बताता है स्नो रूल। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिफ्लेक्शन जानने के लिए सिर्फ एक ही रूल है, एक और रूल है जिसे हम लोग कहते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। अभी हम लोग उसको भी समझेंगे, बट इसके बाद हम लोग समझते हैं कुछ और बातों को, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। जैसा कि आप समझ सकते हो एक बात, कि अब अगर मैंने बोला कि करंट पोजेस करता है मैग्नेटिज्म, ठीक है, या करंट के वजह से मैग्नेटिज्म होता है, ये चीजें कैसे होती है, मैं आपको एक छोटे से बात बताना चाहूंगा कि जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं, ठीक है, जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, मैंने पहले भी आपको बता रखा है, ठीक है। लेकिन जब से ही चार्जेस मोशन में आ जाते हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये सारी बातें आप समझ चुके हो, चैप्टर लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने भी थोड़ा बताया हुआ है, तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो उसे जाकर देखें। अब हम लोग एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर
एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर अगर हमारे पास है तो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। आपने बार मैग्नेट देख रखा है, यहाँ पे मैं बार मैग्नेट थोड़ा बना दूं, ये बार मैग्नेट और इसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने बात कर रखा था कि ये किस तरह से नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, इसी तरह से हमारा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हुआ, इसमें करंट इस तरह से आई जा रहा है, फ्लो कर रहा है, तो ये किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक है, कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये सारी बातें हम लोगों को समझनी है। तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। कैसा बनाता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बनाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर in form of concentric circle with the conductor located at the center. You can notice here and note down in your copy. ठीक है, अब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होते हैं। ऑरेस्टेड ने इन्हें 1820 के अंदर फिर बताया था। 1819 में उन्होंने ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, फिर 1820 के अंदर फिर से एक और एक्सपेरिमेंट के थ्रू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताए थे। ठीक है, कंपास की मदद से। बट अभी हम लोग फोकस करते हैं कि कैसा बनता है, देखते हैं फिगर कि कैसा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक थंब, राइट हैंड थंब रूल को भी यहीं पे फिगर में लगा दिया, लेकिन मैं उसे थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूंगा। आप सिर्फ इस कंडक्टर पे फोकस करो जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे ये हाईलाइटेड पोर्शन, ये जो हमारा कंडक्टर है जिसे मैंने येलो से किया, ठीक है, इस कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरफ है? यहाँ ऊपर की तरफ। आप देख सकते हो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हो करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हैं? आप देख सकते हो, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में है। और इसी तरह का एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होता है पूरे वायर के चारों तरफ। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो मैं 1 मिनट के अंदर बता दूं कि रेडियस जो हमारा है वो डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो सेम होना चाहिए। और डिफरेंट रेडियस के अगर सर्कल्स बने हुए हैं तो हम उन्हें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंसेस पे बन रहे होते हैं और एक यूनिफॉर्मिटी होता है। ठीक है, तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बनाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। ठीक है, आप यहाँ पे ऑरेस्टेड के बारे में मैंने आपको बताया, ये वाला फिगर देखिए, ये एक्सपेरिमेंट ऑरेस्टेड के द्वारा किया गया था। उन्होंने एक करंट कैरिंग वायर लिया और इस कंडक्टर में क्या किया? साइड साइड में कंपास को प्लेस करते गए। जब कंपास को प्लेस किया गया तो हर पॉइंट पे एक डिफरेंट, थोड़ा सा डायरेक्शन जो है हमारा वो डिफरेंट होगा, कर्व होते होते वो एक सर्कुलर फॉर्मेट दिया। इससे उन्होंने बताया कि करंट कैरिंग वायर जो है वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। सर्कुलर कहने का मतलब है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बनाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली नहीं बता रहे थे, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट भी इसी रिजल्ट को प्रूव कर रहा है। ठीक है, बाद में ये चीज़ हम लोगों को पता चला। अच्छा ठीक है, अभी इसी चीज़ को राइट हैंड थंब रूल बताता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में बना। अब अगर हम लोगों को डायरेक्शन जानना हो, मैग्नेटिक फोर्स जानना हो, तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, या फिर आप अगर हम लोगों को अगर हम लोगों को करंट का डायरेक्शन जानना हो और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना हो तो कैसे पता चलेगा? तो एक रूल है जिसे हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं? राइट हैंड थंब रूल। तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल पे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक और फोटो आप लोगों के साथ, मतलब एक और केस डिस्कस करना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने कुछ इमेजेस लगा रखी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट को और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, जहाँ पे उन्होंने कार्डबोर्ड यूज़ किया था और अलग अलग प्लेसेस पे कंपास को रख के उन्होंने बताया था कि कैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का फॉर्मेशन होता है, और अगर हम पोलैरिटी को रिवर्स कर दें तो चीज़ें कैसे बदल जाती हैं, चेंज कर जाती है, वाइस वर्सा हो जाता है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे राइट हैंड थंब रूल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशंस में ये सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। हम PYQs, NCERT, ये सारी ही चीज़ें आप लोगों के साथ इस सीरीज़ के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे बाकी वीडियोस नहीं देखे तो जाइए और चेक कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसमें सारी चीज़ें अरेंज्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल को डिस्कस करेंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या है? तो राइट हैंड थंब रूल बोलता है अगर किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग अपने हैंड में होल्ड करें सच दैट आवर थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन आवर कर्ल फिंगर, these curl fingers
These curled fingers will represent the direction of the magnetic field. आप यहाँ पे इस इमेज के अंदर देख सकते हो इस चीज को, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देखिए ये हमारा हैंड है, कुछ इस तरह से कंडक्टर को होल्ड करना है, जो ये थंब है हमारा, ये थंब रिप्रेजेंट करना चाहिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। अगर ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को दिखा रहा है, शो कर रहा है, तो हमारा ये जो कर्ल फिंगर्स है ना, ये कर्ल फिंगर्स क्या दिखाएंगे, आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएंगे, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर हम लोग उल्टा कर दे तो डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा, और करंट अगर नीचे की तरफ जा रहा हो, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस तरफ को है, ठीक है। तो आप इस चीज को देख सकते हो इस इमेज में। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, आप थोड़ा सा हाईलाइटेड टॉपिक है, आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज measured in terms of physical quantity called magnetic field induction और magnetic flux density. It is denoted by B and SI यूनिट होता है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट कर रहे होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला, T से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप जान सकते हो, सिंबल तो जान ही लीजिए, ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, राइट हैंड थंब रूल तो हम लोग सीख गए, यानी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाना हो बना सकते हैं अब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में। अच्छा, ठीक है, अब हम लोग डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। तो मेरा एक सवाल है अब आपसे स्टूडेंट्स, ठीक है, कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, लेकिन ये कंडक्टर सीधा ना होकर अगर एक सर्कुलर शेप में है, ठीक है, एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, तो अब कैसा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड जानना है तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना रखा है। आप देख सकते हो कि इसी तरह से बनेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, आप देख सकते हो, इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि फिगर भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं बता रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें आपको लेक्चर के अंदर बताई जा रही हैं, ये सारी चीज़ें आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 95 अगर आप स्कोर करना चाहते हो, 95 प्लस, देन इट इज़ मस्ट कि आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है आप सीरियल वाइज नोटबुक के अंदर नोट करते जाइए, इससे बाहर कोई भी चीज़ें नहीं होंगी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, हर चीज़ें हम लोग इन लेक्चर्स के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको दिखेंगी, जब आगे वीडियोस आएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा, इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किया जाएगा। तो आप फॉलो अप कीजिए और रेगुलर रहिए, ठीक है। बिना नोटबुक के चीज़ें समझ आएंगी जरूर, लेकिन आप भूल जाओगे, तो इसको अवॉइड करने के लिए नोट करिए जरूर से स्टूडेंट्स। आगे बढ़ें। अच्छा, हम सबसे पहले इसको जान लेते हैं, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, प्रीवियस ईयर आया हुआ भी है। यहाँ पे आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, इन पॉइंट्स को, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आपको समझा दिया। अब इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म्स में होते हैं, बस किस तरह का होता है यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे और हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो फिर से हम लोग लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल, लेकिन यहाँ सर्कुलर लूप में जब लगेगा तो अब कुछ चीजें चेंज होगी। अब हमारा कर्ल फिंगर्स क्या बता रहा होगा, कर्ल फिंगर बता रहा होगा डायरेक्शन ऑफ करंट, और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कौन बता रहा होगा, हमारा थंब बता रहा होगा। हमारा थंब जो है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और कर्ल फिंगर्स, ये कर्ल फिंगर्स हमारे बता रहे होंगे इलेक्ट्रिक करंट को। मैंने यहाँ पे कुछ और फोटोज लगा रखी हैं, आप इनको भी देख सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, जहाँ पे करंट ऊपर की तरफ अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, और जो हमारा डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो इस तरफ है, ठीक है। आप देख सकते हो, हर पॉइंट पे टेंजेंट बना दीजिए, आपको मिल जाएगा। इसी चीज़ को जब हम लोग रोटेट कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ करंट, और इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह यहाँ पे जब हम लोग लूप में बात करते हैं तो लूप में कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, लूप में हमारा कर्ल फिंगर्स दे रहा होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और हमारा थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस बात को याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में हमारे कर्ल फिंगर्स बता रहे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा होता है थंब। लेकिन एक लूप में, सर्कुलर लूप में, ठीक है, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के अंदर हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट कर्ल फिंगर्स बता रहे होते हैं, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थंब बता रहा होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीजें हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल क्या है, ठीक है। अच्छा, मुझे एम्पियर स्विमिंग रूल भी आपके साथ डिस्कस करना है, तो उसे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बहुत सिंपल सा चीज़ है।
सो व्हाट इज मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल? मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल राइट हैंड थंब रूल को ही कहते हैं, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है, कि जो राइट हैंड थंब रूल है उसी के तरह ऐसा मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपको एक स्क्रू ड्राइवर को इमेजिन कीजिए, ठीक है। अगर स्क्रू ड्राइवर का जो आगे का पार्ट है, ये जो आगे का पार्ट है स्क्रू ड्राइवर का, वो डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगा, तो हमारा रोटेशन ऑफ हैंड, जो हमारा हैंड का रोटेशन होगा, वो बता रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। क्या? जिस भी डायरेक्शन में आपको फाइंड, जिस भी करंट कैरिंग कंडक्टर में आपको फाइंड करना है, आप डायरेक्शन को स्क्रू ड्राइवर से इमेजिन कीजिए कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हमारा स्क्रू ड्राइवर इस डायरेक्शन में, और जो हमारा रोटेशन ऑफ हैंड होगा, ये रोटेशन ऑफ हैंड क्या बताएगा हमें, ये हमें बता रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, ठीक है। तो यही है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, आप यहाँ से नोट कर सकते हो, यहाँ पे फिगर देख सकते हो, यही सेम चीज लिखा हुआ है जिसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे एक स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर आप इमेजिन कर लो, आप रोटेट करोगे, ये रहा डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। यही सारी चीजें हैं, आगे बढ़ेंगे इसके बाद, और इसके बाद हम लोग समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। सबसे पहले तो यही सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये सोलेनॉइड अब क्या है, ठीक है। तो सोलेनॉइड को पहले समझेंगे, फिर हम लोग जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। अच्छा, किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड बना रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज ए सोलेनॉइड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इफ अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर इज बेंट इनटू अ कॉइल ऑफ सेवरल क्लोजली स्पेस्ड लूप्स, द रिजल्टिंग डिवाइस इज कॉल्ड सोलेनॉइड। तो ये तो हो गया डेफिनेशन, मुझे कुछ नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, फिगर देखो। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो फिगर है, यहाँ पे ये वायर्स है, एक मिनट, ये हमारा वायर्स है, जो कि आप देख सकते हो लूप के फॉर्म में। तो बहुत सारे लूप्स, जैसे हमने एक लूप की बात की ना, तो एक लूप नहीं, 1 2 3 4, इस तरह सेवरल लूप्स अगर आप ले लो और दोनों को कनेक्ट कर दो एक सोर्स ऑफ करंट के साथ, तो अब हम इसे कहते हैं सोलेनॉइड। क्या कहते हैं? एक सर्कुलर लूप को, सेवरल सर्कुलर लूप को, ग्रुप ऑफ सर्कुलर लूप को एक साथ कनेक्ट कर दो, एक जगह पे ले आओ, ठीक है, और उसे सोर्स ऑफ करंट के साथ ज्वाइन कर दो, उसे ही को हम लोग क्या कहेंगे? सोलेनॉइड कहेंगे। तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, तो सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये कैसा होता है? सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ही एक बार मैग्नेट के जैसा होता है। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही होता है। अगर आपने को नहीं पता है कि बार मैग्नेट क्या होता है, मैं फिर से बोलूंगा, लेक्चर नंबर 1 को जाकर देखिए या फिर किताब में पढ़कर आइए, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे। लेकिन लेक्चर 1 में हमने बहुत ही अच्छे तरह से सारे ही पूरे मैग्नेटिक, परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड और जितने तरह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो सकते हैं, जो भी चीजें परमानेंट मैग्नेट के अंदर आपको जाननी है, वो सारी चीजें हमने पूरे एक लेक्चर के अंदर कवर किया, जबकि एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ एक पेजेस में दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हो, बहुत ही इलैबोरेटेड, बहुत सारा इनपुट डाला हुआ है वीडियो के अंदर, आप देखिए, ठीक है। 6 to 7 आवर्स हम लोग पुट कर रहे होते हैं एक वीडियो के कंटेंट मेकिंग के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि बहुत ही रिसर्च और इसके बाद ही बनाया जाता है वीडियोस, ठीक है। आपके वीडियोस में थोड़ा कम टाइम लगता है, 11th-12th के वीडियोस के लिए थोड़ा ज़्यादा ही इनपुट होता है हमारा, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को समझिए, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं सोलेनॉइड को थोड़ा और। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सोलेनॉइड किस तरह का डिवाइस होता है, एक मल्टीपल सर्कुलर लूप्स, एक साथ बहुत सारे सर्कुलर लूप आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये किसके जैसा बिहेव करता है इसका मैग्नेटिक फील्ड? ये बिल्कुल एक बार मैग्नेट। तो मैंने यहाँ नीचे में बार मैग्नेट लगा रखा, आप इस बार मैग्नेट को देखो, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को आप देख कर ये बात समझ पा रहे होगे कि ये और जो हमारा सोलेनॉइड है, ये दोनों ही एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड बना रहे होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये रहा सोलेनॉइड, ये रहा बार मैग्नेट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जितने सारे इमेजेस मैंने लगाए हैं ये इसलिए लगाए हैं ताकि आप अपने नोट्स के अंदर इनपुट कर सको, ठीक है। उसे इनपुट करो, जितना ज़्यादा आप इनपुट डालोगे उतना ज़्यादा आउटपुट आपको मिलेगा। ये इनपुट आउटपुट थ्योरी बहुत ही सिंपल है। द मोर अमाउंट ऑफ इनपुट यू विल पुट, द मोर रिजल्ट यू विल गेट एज एन आउटपुट, ठीक है। आप इस बात को समझो, जितना ज़्यादा हार्डवर्क, जितना ज़्यादा डेडिकेशन आप दिखाओगे अपने स्टडीज़ के प्रति, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिल रहा होगा, ठीक है। 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके मिलेगा, लेकिन उसके लिए परसिवरेंस, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। आप पहले मेहनत करो, तब रिजल्ट के बारे में सोचो, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं सबसे पहले। तो आप यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट कर सकते हो सोलेनॉइड से, ठीक है। सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग इंसुलेटेड वायर wound in a form of circular helix,
ठीक है, तो ये डेफिनेशंस हो गए, यहाँ पे लिख दिया है मैंने, बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी लिख दिए हैं। ठीक है, आप इन प्रॉपर्टीज को देख सकते हो, जो कि बार मैग्नेट में थे, सेम वही सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज शो करेंगे। क्या शो करेंगे कि बाहर एक्सटर्नली कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, इंटरनली कैसा बन रहा होगा, यूनिफॉर्म बन रहा होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हो आप, लिखा हुआ है। ठीक है, करंट का अमाउंट अगर आप इंक्रीज कर दोगे, अब सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग जो हमारा स्ट्रेंथ है सोलेनॉइड का, उसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक सोलेनॉइड के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम लोग करंट का अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स इंक्रीज कर दो, ये सारे ही वेज हैं इंक्रीज करने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड इंक्रीजेस व्हेन द अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीजेस। ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ, जितने ज्यादा कॉइल्स होंगे उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। ये सारी चीजें आप देख सकते हो यहाँ पे। नाउ आगे बढ़ेंगे और इस सोलेनॉइड को आप फिर से एक बार देख लीजिए। ये रहा सोलेनॉइड, ये रहा सोलेनॉइड और बार मैग्नेट का कंपैरिजन। ये सारी चीजें आप बनाइए नोट्स के अंदर। ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, नोट मेकिंग इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट। नाउ हम लोग एक चीज और समझेंगे, एक सोलेनॉइड में अब हमें डायरेक्शन फाइंड करना है, तो फिर से हम लोग क्या लगा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया राइट हैंड थंब रूल। क्या लगा रहे होंगे हम लोग, राइट हैंड थंब रूल। तो अब ये क्वेश्चन मार्क को कर देते हैं ग्रीन, क्योंकि हमें आंसर पता चल गया है कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। हम लोग फाइंड कर सकते हैं यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। कौन सा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल में हमारा कर्ल फिंगर्स क्या बता रहा होगा, करंट बता रहा होगा, क्योंकि सर्कुलर लूप के अंदर जो राइट हैंड थंब रूल हमने लगाया उसमें क्या बोला कि द कर्ल फिंगर्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप यहाँ पे देख सकते हो और आप फाइंड कर सकते हो। ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करेंगे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की, कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सॉफ्ट आयरन कोर विथ ए कॉइल इंसुलेटेड वायर वाउंड अराउंड इट, इट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, यहाँ देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक फिगर मैंने लगा रखा है। यहाँ पे एक बैटरी है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये रहा हमारा बैटरी, और इस बैटरी के दो टर्मिनल्स है, इससे कॉपर वायर निकला हुआ, और ये कॉपर वायर एक आयरन के पीस में, आयरन के नेल में वाउंडेड है इस तरह से। तो इस तरह से जब ये वाउंडेड है, हम लोग इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, आप इसके पे जिस तरह से परमानेंट मैग्नेट होते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में खास बात क्या होता है कि आप जैसे ही करंट को ऑफ करते हो, ठीक है, करंट फ्लो को बंद करते हो, स्विच को बंद करते हो, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट अपने कंप्लीट मैग्नेटिज्म को लूज कर जाते हैं। अच्छा हाँ, कोर पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कोर सॉफ्ट आयरन का है तब तुरंत लूज कर जाएगा, अगर लॉन्ग टाइम तक हार्ड कोर को रख दिया जाए तब वो मैग्नेटाइज हो जाएगा लिटिल बिट। ठीक है, तो ये बातें बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या समझें कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना सकते हैं। आप कॉइल को लपेट दीजिए, ठीक है, जो कॉइल होता है उसे वाउंड कर दीजिए एक सॉफ्ट या फिर हार्ड आयरन कोर, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसा मैग्नेट बनाना चाहते हो। अगर आप एक परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हो तो आप एक हार्ड आयरन कोर पे कॉइल को वाउंड कर दीजिए और उसे कनेक्ट कर दीजिए बैटरी से, आपका एक परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा कुछ दिनों के बाद। ठीक है, अच्छा आप ज़्यादा करंट दोगे तो जल्दी भी बन जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का एप्लीकेशन बहुत है। ठीक है, बहुत सारे डिवाइसेस, हर एक चीज़ में ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज आ रहे होते हैं। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट आप यहाँ पे फिर से देख सकते हो, अब आपको समझ आ रहा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन स्विचेस, इलेक्ट्रिक बेल्स, मेटल लिफ्टिंग एंड अदर अप्लायंसेस। ठीक है, जनरली जैसा मैंने आपको बताया एक सॉफ्ट आयरन कोर का यूज किया जा रहा होता है, लेकिन अगर आप एक हार्ड मैग्नेट को यूज करोगे, मतलब हार्ड सब्सटेंस को यूज करोगे एज ए कोर मटेरियल, ठीक है, तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा परमानेंटली। ठीक है, और एक परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा एक दो बातें और जान लीजिए। ठीक है, कि जो हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है वो डीमैग्नेटाइज भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसको डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल है। ठीक है, मतलब वो तुरंत डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में जो सबसे एफिशिएंट बात है, जब हम लोग चाहें तब उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं, और जैसे ही चाहे वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा कंप्लीटली। और आपने जो हमारे ट्रेन सुन रहे होते हैं, ठीक है, कि बुलेट ट्रेन आएगा, मैगलिंग ट्रेन जो हमारा जापानीज ट्रेन है, ठीक है, इसी तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं ऐसे। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा हम लोग फिर से थोड़ा पीछे आते हैं और कुछ चीज़ों को हम लोग फिर से देख रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने आज के इस वीडियो के अंदर
बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, सोलेनॉइड क्या है, और बहुत सारी बातें हम लोग समझें। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन लेक्चर नंबर 3 आएगा और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। वहाँ हम डिस्कस कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है और हमारे जनरेटर क्या होते हैं, डीसी जनरेटर कैसे वर्क करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा ये सीरीज़ हमारा स्टूडेंट्स। तो लाइक सब्सक्राइब कर दें और आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।